नमस्कार, 12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और ये वक्त है उत्तर प्रदेश की खबरों से आपको अपडेट करने का। हमारे सभी संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे आपका उनसे परिचय करा देते हैं। इंद्रवीर सिंह ये रायबरेली से जुड़े हुए हैं, सुशील कुमार सीएम सिटी गोरखपुर से और अखंड प्रताप राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से। सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? ठीक है जी? ठीक है सर, जी बिल्कुल ठीक है। आप लोगों की रिपोर्टिंग की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में है, पता है आप लोगों को? थैंक्स टू आईबीसी एंड थैंक्स टू यू सर। नहीं, क्योंकि आप लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। पहली बात तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह की धमक होनी चाहिए वो है आप लोगों की। मेरे पास रेगुलर आप लोगों की खबरों को लेकर फोन आते हैं, पता है आपको? इंद्रवीर सिंह हो, अखंड प्रताप राय हो और सुशील कुमार हो, आप तीनों की खबर कंटिन्यू मेरे पास फोन आ रहा है। तो ये रिपोर्टिंग आपको जारी रखनी है, लोगों की आवाज उठाते रहने हैं। कुछ भी हो, आईबीसी 24 आवाज बनेगा, दूसरे इग्नोर करें, लेकिन जो खबर है वो खबर डंके की चोट पे दिखाई जाएगी, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है। बताइए क्या लक्ष्य है इंद्रवीर? क्या डंके की चोट पे पत्रकारिता करना, डंके की चोट पे पत्रकारिता करना, डंके की चोट पे पत्रकारिता करना। और आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश में यही करने के लिए आया है। बिल्कुल सर। तो अखंड, क्या खबर है आज की राजधानी लखनऊ की? जी राहुल, आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लगातार सुर्खियों में है और इसमें कहीं ना कहीं लगातार एक के बाद आपने एक देखा होगा किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं, जो अपने आप को आरक्षण पीड़ित बताते हैं, वो तमाम जगहों पर प्रदर्शन करते आए हैं। चाहे वो शिक्षा मंत्री का आवास हो, डिप्टी सीएम का आवास हो, या जो पिछड़े वर्ग के जो नेता है ओम प्रकाश राजभर हो, या फिर संजय निषाद हो। अभी पूर्व में ही हमने देखा था कि पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो के आवास के बाहर भी 69,000 शिक्षक भर्ती के जो आरक्षण पीड़ित थे उन्होंने कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया था। और अब आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई है, जहां पर कोर्ट में सरकार की तरफ से और याचिकाकर्ता की तरफ से 5-5 वकील अपना पक्ष रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज एक अहम सुनवाई है। सरकार ने अपना पक्ष पहले ही रख दिया और कहा है कि 67,000 से ज्यादा जो शिक्षक नियुक्त है उन पर आंच नहीं आएगी। इसके साथ ही उन्होंने एक बात और भी कही है कि जो इस मामले में जो स्टेप लिया जा रहा है वो आगे चल के नजीर ना बिने। ये पूरा का पूरा मामला इस मामले के लिए है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो पेच फंसा हुआ है वो पेच ऐसा है कि जो नई लिस्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में दी है उसको क्या सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करता है? ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जो तमाम जो आरक्षण पीड़ित है या जो आरक्षण प्रभावित जो बच्चे हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका तर्क है कि जो लिस्ट दी गई है उसकी वजह से कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में जो पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो इस लिस्ट की वजह से शामिल नहीं हो पाएंगे। तो उनका ये तर्क है, उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं सरकार को इस पूरे मामले में जो 5,000 के करीब जो बच्चे हैं उनको इसमें शामिल कर लेना चाहिए और इस मामले को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। और इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने यह भी कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसको माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज एक अहम सुनवाई है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में, और एक बड़ी सुनवाई है क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला अगर हम देखे राहुल तो 2019 से चला आ रहा है और 2026 का मिड चल रहा है, लेकिन अभी तक ये सॉल्व नहीं हो पाया है। क्योंकि 2024 में जो हाई कोर्ट की डबल बेंच थी उसने इस पूरे मामले में फैसला सुनाया था और एक नई लिस्ट बनाने के लिए कहा था। तब से लेकर के अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लगातार सरकार भी अपना पक्ष रख रही है, लेकिन जो तमाम जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, आरक्षण पीड़ित हैं या फिर जनरल कैटेगरी के बच्चे जो इससे प्रभावित हो सकते हैं, उनका भी अपनी तरफ से साफ तौर पर इस पूरी लिस्ट पर कहना है कि कहीं ना कहीं उनका क्या कसूर है, क्योंकि उन्होंने तो सरकार के तहत ही इस नौकरी को ज्वाइन किया है। और अगर ऐसे में कोई ऐसा फैसला आता है जिससे उनकी नौकरी पर संकट आता है तो सवाल खड़े होंगे, क्योंकि एक दूसरा आंदोलन फिर जनरल कैटेगरी की तरफ से, सामान्य वर्ग की कैटेगरी की तरफ से आएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में किस तरीके का एक्शन लेता है। जी राहुल, देखिए, एक तो उत्तर प्रदेश बहुत परेशान हो गया है। पेपर लीक हो जाए, चाहे सपा की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, पेपर लीक हो रहा है। दूसरी बात, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो लफड़ा है ना, वो छात्रों को बहुत परेशान कर रहा है। बहुत सीधी सी बात मैं कर रहा हूं, ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए कि छात्र परीक्षा दे, रिजल्ट आए, नौकरी ज्वाइन करे। पर ये 10 साल से ये लोग परेशान है, उससे ऊपर से गंभीर बात है। सुशील, क्या खबर है आप आज गोरखपुर से? जी राहुल, गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में आज 2 से 3 बड़ी खबरें हैं।
पहली खबर जो बड़ी है वो मुख्यमंत्री से रिलेटेड है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री आज 3 दिनों के लिए गोरखपुर पहुंचेंगे तकरीबन 4 बजे के आसपास। और सबसे पहले वो दीवानी कचहरी जाएंगे, जहां 31 वर्ष बाद शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है और नई कार्यकारिणी को लेकर के शपथ दिलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और उसके बाद कल चूंकि बड़ा कार्यक्रम है गुरु पूर्णिमा को लेकर के, तो मुख्यमंत्री कल गुरु और शिष्य दोनों की भूमिका में नजर आएंगे। तमाम दूर दराज से जो साधु संत आएंगे उनको उनके के लिए वो गुरु रहेंगे, और अपने जो ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ है उनके लिए वो शिष्य के रूप में नजर आएंगे और उनकी पूजा अर्चना करेंगे। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो कल हम लोगों ने बड़ी प्रमुखता तो से 2 दिन सुनिए सुशील, ठीक है बात करेंगे। ये पहली बात जो गुरु पूर्णिमा वाली खबर आप बता रहे हैं, इसको कल आप फुल कवरेज करेंगे, पूरी कवरेज। तो 3 दिवसीय दौरा है उनका, तो उसके बाद भी रहेंगे यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ? जी परसों यानी गुरु पूर्णिमा के दिन पूरे दिन वो रहेंगे मंदिर में, और अगले दिन सुबह वो जनता दर्शन करने के बाद वो फिर यहाँ से रवाना होंगे। अच्छा, और इसके अलावा भी कोई कार्यक्रम है? नहीं, कल एक कार्यक्रम आज रखा गया था जो कि करोड़ों की सौगात देनी थी, शिलान्यास और लोकार्पण का, लेकिन किसी कारणवश उसे रद्द कर दिया गया है। तो आज सिर्फ एक कार्यक्रम है, वो दीवानी कचहरी में शपथ ग्रहण समारोह। इसके बाद वो सीधे मंदिर में ही रहेंगे, और कल की तैयारी को लेकर चूंकि कथा चल रहा है तो शाम को उस कथा में भी मुख्यमंत्री बहुत शामिल इंपॉर्टेंट है गुरु पूर्णिमा वाली खबर, चूंकि इंपॉर्टेंट डे है। सुशील, आपको उसको फुल कवर करना है जी बिल्कुल, शुरू से ही। कोई फुटेज नहीं रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारे पास ना हो, IBC 24 के पास ना हो, वो होनी चाहिए। कल बड़ा पर्व है, गुरु पूर्णिमा का पर्व है, और योगी आदित्यनाथ पूरे दिन हैं गोरखपुर में, तो वो कवरेज पूरी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। दूसरी खबर बाद में बात कर लेंगे, फाइल कीजिएगा क्योंकि और संवाददाता क्यू में है, और क्यू में है, लाइन पे है, तो अभी एक ही खबर पे हम बात कर सकते हैं ना सुशील। थैंक यू सो मच। इंद्रवीर, रायबरेली से खबर क्या है? बात देखिए राहुल, रायबरेली की खबर अगर बात करें तो 27 दिन से ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक जो है अगर बात करूं तो युवती जो है लापता हुई है, और इस युवती के परिजनों ने 11 जुलाई को जो है अज्ञात के विरुद्ध एक एप्लीकेशन दिया है और उसे मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन 27 दिनों से लापता युवती खेत तो बताकर गई थी। इसके परिजन का ऐसा कहना है कि ये खेत बताकर गई थी और अभी तक लौट कर वापस नहीं आई है। और इसका क्या कारण है, इस पे जिस तरीके से कोतवाली ऊंचाहार अगर बात करें तो टाल मटोल कर रही थी। अब मैं टाल मटोल इसलिए कहूंगा क्योंकि 27 दिनों से लापता एक युवती जो अपने घर की एक, मैं यूं कह सकता हूं कि बड़ी होनहार लड़की है, वो गायब है और 27 दिनों से पुलिस का पता नहीं लगा पाई है। और परिजन कल यानी कि अगर मैं बात करूं तो 26 जुलाई को जो है 27 जुलाई को SP ऑफिस पहुंचे और उन्होंने गुहार लगाई एप्लीकेशन देकर के कि हमारी बिटिया को ढूंढने का जल्द से जल्द प्रयास किया जाए। और SP ने आश्वासन भी दिया रवि कुमार ने पूरा कि इसको जल्द से जल्द ढूंढा जाएगा। लेकिन अभी तक जिस तरीके की लापरवाही 27 दिनों से, जहां महिला सशक्तिकरण, महिला के हर एक चीज को लेकर, साइबर अपराध को लेकर, ऐसे तमाम सारे अपराधों को लेकर, नाबालिग बच्चों के खिलाफ जिस तरीके से महिला पुतला का रक्षक देखते मामले आते हैं, ऐसे तमाम सारे मामलों पर पुलिस सशक्त है। वहां पर 27 दिनों से गायब हुई ये लड़की अभी तक आखिरकार बरामद क्यों नहीं है, बड़ा क्वेश्चन मार्क है रायबरेली पुलिस और ऊंचाहार पुलिस के लिए। जिस ऊंचाहार है, ऊंचाहार थाना है जी, ऊंचाहार थाने के परिजनों की तरफ से पूरी जब SP ऑफिस है तो उन्होंने बताया कि खेत बताकर गई हुई लड़की हमारी अभी तक नहीं जो है मिल पाई है। और ये ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के रैयापुर मजरे कोटिया चित्रा का पूरा मामला है। और परिजन बता दें ये गुमशुदगी होने के बाद SP ऑफिस में इन्होंने गुहार लगाई है। 27 दिनों से अभी तक अंशिका नाम है, इसका कोई भी सुराग नहीं मिला है कि कहाँ गई कहाँ नहीं। अभी तक परिजन इससे जो है बड़ा परेशान है, आहत है, और अब उन्होंने SP ऑफिस में अंतर्गत जो है गुहार लगाई है कल आकर के। जी राहुल। SP साहब सुन लीजिए, 27 दिन से लड़की गायब है ना, कि सिर्फ आप अमीर लोगों के ही सुनते हैं, बड़े लोगों की सुनते हैं, जिनका रसूख है। वो कहीं भी गई वो बताना पड़ेगा ना कि कहाँ है वो है कहाँ, इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। क्या खबर है अपूर्व पाठक अयोध्या से? बिल्कुल राहुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से बीते दिनों यानी कि कल 8 जो आरोपी हैं चढ़ावा चोरी की, उनकी मतलब की पेशी की गई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जगह पेशी हुई है। लगभग 3:30-4 बजे की वो समय था। उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। और साथ ही आपको बता दें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था SIT गठन को लेकर, उसमें एक नया पहलू जोड़ने जा रहा है कि इसमें CA की नियुक्ति की जाएगी, जिससे जो राम मंदिर में गमन हुआ है, धन गमन हुआ है, उसका पूरा ब्यौरा वो दे सके।
जिसको लेकर लगातार अब नए सीए की तलाश कर रही है। अब देखना यह है कि राज्य सरकार एक नया सीए कौन सा देती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो है वो जो इसमें एक आरोपी था बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव, उसके खाते को फ्रीज कर दिया गया था। लेकिन ये बताया जा रहा है कि 26 जुलाई के बाद से जो भी उसका पेंशन आता है वो उसको उपयोग कर सकता है। लेकिन उसके पहले के पैसे को अभी सरकार यानी कि जो एसआईटी टीम है वो उसने फ्रीज किया है और लगातार जांच का जो दौर है वो जारी है। और साथ ही कल गुरु पूर्णिमा है, जिसको लेकर लगातार जो श्रद्धालु हैं अयोध्या पहुंच रहे हैं। एक भव्य कार्यक्रम की अयोध्या में तैयारियां शुरू है। जी बहुत धन्यवाद अपूर्व, पूरी जानकारी के लिए। एक सीए की जरूरत है और साथ ही गुरु पूर्णिमा पर तैयारी जोर शोर से चल रही है अयोध्या में। क्या खबर है सरफराज आपके यहाँ से? जी राहुल जी, आपको बता दें कि पिछली बार भी मैंने जब खबर लाइव जो हुआ था हमारा बिजली को लेके, तो अभी भी बिजली व्यवस्था बहराइच में नहीं सही हुई है। और दिन में तो लाइट सही रहती है, पर रात को जैसे ही रात होती है लाइट कटना स्टार्ट हो जाती है, पब्लिक पूरी परेशान रहती है। जबकि यूपीसीएल का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें मतलब जनता जब अपनी बातों को रखती है तो उसमें अधिकारी जो जुड़े हुए जल्दी जवाब भी नहीं देता है। इस पे कम से कम सही तरीके से विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकारी को बताना चाहिए, या फिर जहाँ पे लोड ज्यादा हो वहाँ लोड के हिसाब से वहाँ पे एक नया ट्रांसफार्मर जो है लगाना चाहिए। लेकिन जय भाई अपने हिसाब से अपना काम करके और वही को खत्म कर देते हैं। जी मतलब लाइट कितनी देर आ रही है अगर मैं आपसे पूछूं बहराइच में? 24 घंटे में से कितने घंटे आ रही है? 24 घंटे में आपको बता दें कि सर ये जो लाइट है बस दिन में ही सही रहता है, लेकिन रात होते ही इसका सिलसिला जारी रहता है, कटती आती है जाती है आती है जाती है, यही लगा रहता है लगातार। और दूसरी ये शहरी इलाके की बात कर रहे हैं कि ग्रामीण इलाके की? जी जी शहर की बात कर रहे हैं। आपका ये नाजिरपुर तो रात में आजिरपुरा कितने में तो घंटे कटती है? जी रात में कितने घंटे कटती है? रात में आपको बता दे 2-3 घंटे 4 घंटे, कभी कभी अगर लाइन कुछ फॉल्ट हो गई तो 2-2 3-3 दिन लाइटें गायब हो जाती है। और जय वही से जब पूछा दो जाता है तीन तो दिन बताते हैं लोड जाता है। जी लोड एक बार की लोड बरसात में हो गया, हम बेवकूफ हैं क्या? जी बरसात में लोड ज्यादा हो गया, गर्मी तो है नहीं यार। गर्मी में अगर ये कहते समझ में आता, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग। बिल्कुल। जिम्मेदारों का इस पे क्या लेकिन कहना है? अधिकारी नहीं तो अधिकारी को मतलब जो मेरा मानना है कि अधिकारी को अगर किसी चीज की समस्या हो तो फिर वो मंत्री को लेटर लिखे ना, ईमेल करे। ऐसा भी तो नहीं करते। मैंने नहीं नहीं, ग्रुप में उनके तो खुद लिखा। कोई आगे आया इस बात को लेकर? कोई संगठन कोई आगे आया, सामाजिक लोग आगे आए? नहीं नहीं सामाजिक लोग तो नहीं आए हैं, पर जो जनता है वो तो रोडों पर उतर ही आती है। उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होती और लोगों और कई ग्रुप में ऐसी बातें पड़ी रहती है कि बच्चे स्कूल जाने में थोड़ा दिक्कतें होती है, उठने में दिक्कत होती है, रात भर लाइटें नहीं रहती है। ग्रुप में बहुत सी बातें लिखी होती है, यूपीएससीएल का ग्रुप जो बना हुआ है। लेकिन जो भी अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए, बट सारा काम ऐसे ही हाँ, वो अपने हिसाब से जोड़ के कराते रहते हैं। जी बहुत लापरवाही है, घोर लापरवाही है। धन्यवाद सरफराज इस पूरी जानकारी के लिए। और इसमें सामाजिक संगठनों को भी कम से कम एकजुटता दिखानी होगी कि शहरी इलाकों में भी लाइट 2 से 3 4 घंटे कट रही है रात में। बिल्कुल। धन्यवाद सरफराज। अनिल संभल से क्या खबर है? जी राहुल, अगर संभल की बात करें तो हिंसा जो 24 नवंबर की हिंसा हुई थी तो उसमें एक शख्स का नाम सामने आया था जिनका नाम था जफर अली। वो जेल भी काट कर आए थे, लेकिन जब जेल काट कर आए तो उनका भव्य तरीके से स्वागत हुआ और काफी जन समर्थन उनको मिला। और उसके बाद में कहीं ना कहीं जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि मैं कोई सी ना कोई सी पार्टी ज्वाइन करूंगा और जो में मैं खड़ा होऊंगा, या अन्यथा अगर कहीं से किसी भी पार्टी से मुझको टिकट नहीं मिलता या न्योता नहीं मिलता तो मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अब उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी ज्वाइन कर ली है और यह संभव है कि वो अब जो आगामी विधानसभा चुनाव है उनकी तैयारी करेंगे और एआईएमआईएम से जो विधानसभा चुनाव है उसका जो चुनाव है विधानसभा का वो संभल से लड़ेंगे। राहुल, धन्यवाद जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र प्रतापगढ़ से क्या खबर है? लेकिन
लेकिन आप- लेकिन लेकिन राहुल जी, देखने वाली एक बात ये और है कि 24 नवंबर की हिंसा के बाद में एक और नेता यहाँ पर संभल में खड़े हो चुके हैं। ये हिंसा के बाद में अभी तक कोई नेता नहीं थे, हालांकि ये जो शाही जामा मस्जिद थी उसके सदर थे, लेकिन हिंसा के बाद में जेल गए और जेल जाने के बाद में इनको समर्थन मिला और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो आरोपी हैं, जो जेल में इस समय बंद हैं हिंसा के मामले में, उनका पैरवी भी करेंगे और उनको जल्द से जल्द जेल से बाहर निकालेंगे। इसी को देखते हुए जन समर्थन मिला और हिंसा के बाद में एक नई नेता और पैदा हो गए। राहुल, आपके यहाँ संभल में विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ कितनी फीसदी मुस्लिम होंगे? 50 के ऊपर है? 75% से ऊपर मुस्लिम 75 आबादी है केवल संभल में। संभल विधानसभा सीट पर। इसीलिए देख रहा है जो राजमाई, इसीलिए दिख रही है, सब नेता बन रहे हैं। एमआईएम के चीफ अभी आए थे, मुरादाबाद आए थे ना वो, वहीं जी। से उन्होंने अखिलेश को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी कि आ जाइए लड़ लीजिए मेरे साथ चुनाव, है ना। मुस्लिम अब दरी पे नहीं बैठेगा, अब कुर्सी पे बैठेगा और पैर पे पैर चढ़ा के बैठेगा, ये स्टेटमेंट उनका आया था। थैंक यू सो मच अनिल। ज्ञानेंद्र, क्या खबर है प्रतापगढ़ से? बिल्कुल, देखिए राहुल, प्रतापगढ़ का विकास हो अच्छी चीज होती है, अच्छा काम होता है, अच्छा लगता है कि प्रतापगढ़ का विकास हो रहा है। जब एक 4 लेन बनने में तकरीबन 10 साल लग जा रहे हैं 4 लेन बनने में, लेकिन वहीं स्टेशन का नव निर्माण हो रहा है। तो मैं इसको कितने सालों में अगर सोचूं तो कितने सालों, मेरी मौजूदगी इस समय प्रेजेंट टाइम में प्रतापगढ़ के जंक्शन पे, आप सोचिए माँ बेला देवी जंक्शन धाम कर दिया गया था, नाम चेंजेस हुए, प्लेटफॉर्म 3 से 4 हुए और पहले 3 प्लेटफॉर्म थे। अब सोचिए प्रतापगढ़, आप जंक्शन आए जरूर होंगे क्योंकि आप उत्तर प्रदेश और प्रयागराज से ही बिलोंग करते हैं, तो हाँ, मैं आया प्रतापगढ़ हूँ। जंक्शन, देखिए जंक्शन का किस तरीके से हाल कर दिया गया है। लेकिन मैं इस खबरों को लेकर के नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। कि प्रतापगढ़ जंक्शन का जो फ्रंट गेट था वो तोड़ तो दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पे रेलवे प्रशासन ने आखिर यात्रियों के लिए व्यवस्था क्या की है। मेरे पास ऐसी कई वीडियोस हैं, मेरे पास ऐसे कई प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आखिर यात्री जाएंगे कहाँ से। आपने प्लेटफॉर्म नंबर 1 को तो पूरे नस्तो नाबूद कर दिया है, लेकिन जाएंगे कहाँ से, उनको जाना कहाँ से, सबसे बड़ी चीज यही आ जा रही है। आगे से कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई। सोचिए, सबसे बड़ी लापरवाही और मनमाही किसकी चल रही है, यहाँ के टैक्सी स्टैंडों की। गाड़ी यहाँ आप खड़ी करेंगे जहाँ मेरी मौजूदगी है, फिर उसके बाद आपको काफी लंबा घूम करके उस साइड जाना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 की ओर। सोचिए, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का सफर आपको तय करना पड़ेगा और मनमाना अब रूप से चल रहा है इस तरीके से, क्योंकि बगल जीआरपी थाना है और बगल ही आरपीएफ है, वहां से यात्रियों को जो है एंट्री नहीं है, साफ तौर पे मना कर दिया गया है। और जो सीढ़ी है, सीढ़ी भी जर्जर हालात में है। ये मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ही अच्छी सीढ़ी है, जर्जर हालात में है। अगर तकरीबन 150 से अधिक लोग अगर उससे एक ट्रेन से उतरते हैं, इंटरसिटी की बात करें या पद्मावत की बात करें, काशी विश्वनाथ काशी एक्सप्रेस की बात करें, चाहे एनीथिंग एल्स, अमृतसर हावड़ा, क्योंकि उसका भी समय हो चुका है आने का, उससे यात्री अगर उतरते हैं तो तकरीबन 400 से 500 यात्री आते हैं और उस सीढ़ी से अगर एक बारगी उतरेंगे तो जर्जर हालात में है, बहुत ही पुरानी सीढ़ी है, कब ढह जाए। एक तरीके से बड़े हादसे को यहाँ का प्रशासन दावत दे रहा है और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही रेलवे, आरपीएफ और जीआरपी, ये तीनों लोगों की है। और सबसे बड़ा खेल तो यहाँ पे ये चलता है कि पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन फ्रंट से पैक हो चुका है, क्योंकि मेन एग्जिट है, इसका कोई द्वार नहीं था। और अगर अब यात्रियों को जाना भी पड़ रहा है तो 2 रास्ते हैं। तो पहला तो एक बाईपास जो निकल रहा है, शहर के बीचों बीच में एक बाईपास और बन रहा है, वो है नया माल गोदाम रोड, वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और फिलहाल सड़क तो कोई अच्छी है नहीं क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पिलर बन रहे हैं, वो आप छोड़ दीजिए क्योंकि वहां से कोई जाने को भी नहीं सोच रहा है। अब दूसरा जो कि मेरे घर से बगल ही पड़ता है, उसको कहते हैं जेल रोड। अगर जेल रोड से भी लोग जाते हैं तो अगर शाम को 3 बजे के बाद से 3 बजे के बाद से मैं अगर गाड़ी निकालने को सोचता हूँ तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है, क्योंकि 3 से 8 बजे का ये समय होता है कि आप पैदल वहां चलना मुश्किल हो जाता है।
जिस जाम की स्थिति होती है, तो सोचिए, और 8 बजे का समय होता है, जहाँ ट्रेन के पीक समय होते हैं और सबसे ज्यादा यात्री यहाँ पे आते हैं। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आपने यहाँ पे जो व्यवस्था, ठीक है, अच्छी बात है, नवनिर्माण बिल्डिंग खड़ी होगी, बेला देवी धाम जंक्शन बनेगा, और भी व्यक्ति अच्छी चीज है, लेकिन आप उसका कहीं ना कहीं एक विकल्प तो रखते, यात्रियों को आने जाने के लिए कहीं रास्ता तो देते, लेकिन प्रतापगढ़ जंक्शन पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। यही चीज मैंने देखा था सुल्तानपुर जंक्शन पे, सुल्तानपुर जंक्शन जब बंद होता था, लेकिन एक विकल्प उन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लिए दिया। खासतौर पे देखा था आरपीएफ और रेलवे प्रशासन खासी एक्टिव था। मात्र यहाँ से 33 किलोमीटर की दूरी पे सुल्तानपुर पड़ता है। मैंने सुल्तानपुर इतना बड़ा उदाहरण देखा है, लेकिन प्रतापगढ़ का प्रशासनिक अमला हो चाहे केंद्रीय अमला हो, कोई भी शोध लेने को तैयार नहीं होता है। राहुल, इसमें तीनों की गड़बड़ी है जो मैं समझ पाया हूं। रेलवे लापरवाही इनकी भी है, आरपीएफ और जीआरपी, इन तीनों की लापरवाही की वजह से आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, और वो दर्द हमारे संवाददाता के चेहरे पर भी दिख रहा है, क्योंकि भाई हमारा काम है लोगों की समस्याओं को उठाना, पहुंचाना और उनका निदान कराना, लेकिन आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे, इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। हमारे संवाददाताओं को स्क्रीन पर लेकर आइए एसपी सिंह, बाबू अभिषेक सिंह, जितेंद्र और आदर्श गुप्ता, इन सभी संवाददाताओं को लेकर आइए, फिर एक एक करके आइए। चूंकि सबसे पहले मैं रुक करूंगा जितेंद्र का। जितेंद्र ग्राउंड में मौजूद है, आदर्श भी ग्राउंड में मौजूद है, और बाबू अभिषेक सिंह भी ग्राउंड पे हैं, और एसपी सिंह भी हैं। जितेंद्र, क्या खबर है बस्ती से? जितेंद्र, आवाज आ रही हो तो बताइए। आप अपने आप को अनम्यूट तो कीजिए। शायद जितेंद्र को आवाज ही नहीं जा रही, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आदर्श, क्या खबर है? देखिए राहुल, आज हम बताना रहे, हम इस समय हमारी इसमें मौजूदगी हरदोई पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा जी के ऑफिस के बाहर है, क्योंकि अभी ऑफिस के अंदर हम गए हुए थे, पुलिस अधीक्षक जी से हमारी बात भी हुई थी, लेकिन वहां पर क्योंकि सिग्नल काम नहीं कर रहे थे तो बाइक लेकर हम बाहर चले आए। लेकिन जहाँ अभी कुछ दिनों बाद सावन शुरू हो जाएगा, उस सावन को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय ने दौरा किया था, जिसको लेकर कांवड़ियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी कांवड़ जाए, डीजे को लेकर, एक डीजे की हाइट को अगर बात की जाए तो हाइट भी कम रखी जाएगी, और जो भी वहां पर ट्रैफिक नियम है, ट्रैफिक को भी लेकर उन्होंने जानकारी दी है कि ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है, और कांवड़ियों को इस तक निर्देश दिया कि कोई भी हो हल्ला नहीं करेगा। जी राहुल, आपने उनसे ये पूछा कि इस बार कांवड़ियों के लिए क्या विशेष इंतजाम किया गया? आपकी बात तो हो गई अशोक मीणा जी से, एसपी है वहां के, अच्छे काबिल ऑफिसर हैं, मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पे, अच्छे काबिल ऑफिसरों में उनकी गिनती होती है। तो इस बार क्या विशेष इंतजाम किया है, ये पूछा आपने उनसे, प्रश्न किया? जी देखिए राहुल, हमारी कप्तान से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो भी कांवड़ जाए, कांवड़ के लिए सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट की गई है। जहां राजघाट जाए वहां ड्रोन की व्यवस्था की गई है, और ड्रोन से लेकर सारी उनकी निगरानी रहेगी, और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी, जिससे कांवड़ को लेकर किसी भी असावधानी का सामना न करना पड़े। उनको धन्यवाद कहिएगा, अशोक मीणा जी को, है ना? अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करते रहे, हमारी शुभकामनाएं उनको। अच्छे एसपी हैं। बाबू अभिषेक, क्या खबर है भदोई से? जी राहुल जी, अगर मैं खबर की बात करूं तो सबसे पहले वाराणसी की तरफ रुख करूंगा। वाराणसी की आज सुबह ही वाराणसी की बताइए, छोड़िए आज भदोई की रहने दीजिए, वाराणसी की बताइए आप। जी, वाराणसी की मैं बता रहा हूँ। वाराणसी की एक सबसे बड़ी खबर ये है कि वाराणसी में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। सुबह तकरीबन 3 बजे मौके पर पुलिस पहुंची और जानकारी ये मिली कि 2 युवक एक साथ रहते थे, दीपांशु राय एवं खुश पांडे। दीपांशु राय और खुश पांडे के बीच में रात में ही कुछ झड़प हुई थी। इसके बाद 3 बजे भोर में उसकी निर्मम हत्या कर दी गई चाकुओं से। इसकी जानकारी के लिए कि IBC 24 की टीम कि एसीपी गौरव जी से बात की। गौरव जी ने पूरी जानकारी थी। जानकारी का प्रमुख कि
तक ये निकल कर गया है कि रात में ही ये लोग जो है कि बातचीत करते करते झड़प किए और शायद ड्रिंक भी किए थे। ड्रिंक करने के बाद ये झड़प हुई और वारदात जो है कि मौत पर जा पहुंची। तो इससे कहीं ना कहीं भेलूपुर जो पुलिस है, भेलूपुर पुलिस बिल्कुल जो है कि इसका कहीं न कहीं पूरी जानकारी निकाल रही है कि आखिर वजह क्या थी जो मौत के घाट उतारा। जी राहुल, वजह पता लगे तो जरा बताइएगा, अपडेट कीजिएगा, इस खबर को फॉलो भी करते रहिए। ठीक है अभिषेक। जितेंद्र, क्या खबर है बस्ती से? बिल्कुल, जिस तरीके से क्योंकि कांवड़ यात्रा बस्ती के लिए, खास करके बस्ती की बातें हुई, बड़ी चैलेंजिंग होती है क्योंकि बस्ती में अयोध्या से जो है सरयू जेल भर के लगभग 8 से 10 लाख श्रद्धालु जो है वो बस्ती आते हैं, विभिन्न मंदिरों पर जलाभिषेक करते हैं। लेकिन बस्ती की सबसे बड़ी बात है जो बाबा भदेश्वर नाथ मंदिर है, कहीं ना कहीं शिव पुराण में भी उसका जिक्र है, क्योंकि धनुष की जो धनुष का जो आकार है उसके मध्य में वो जो बाबा भदेश्वरनाथ मंदिर बसा हुआ है, क्योंकि चैलेंजिंग इसलिए पुलिस के लिए होता है कि 7 से 8 लाख यानी लगभग अप्रोक्सीमेट इस बार जो आंकड़ा देखा गया वो 10 लाख के आसपास के श्रद्धालुओं का, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन स्वयं एक गाड़ियों में लोग बैठ के, जो जिलाधिकारी है, एसपी है और भी अधिकारी, वो लगातार बैठ के सरयू अयोध्या की जो सीमा है वहां से लेके बस्ती बाबा भदेश्वरनाथ तक के जो पूरी रोड, जो कहीं कहीं रोड जो टूटी हुई है उसकी पैचिंग की व्यवस्था की जा रही है कि जो कांवड़ लेके जो श्रद्धालु आएंगे उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना, क्योंकि बस्ती पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। यहाँ तक कि ये भी चीज है कि आने वाली जो है 4 तारीख यानी बात की जाए, सॉरी 5 तारीख से जो बस्ती का जो अयोध्या मार्ग है ये पूरे तरीके से, यानी लखनऊ तक जाना होगा किसी को तो रास्ता पूरे तरीके से बंद रहेगा, यानी 5 दिन तक ये पूरे तरीके से बंद रहेगा। आपको डाइवर्जन के लिए कलवारी टांडा होते हुए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है हर बार की तरह इस बार भी, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या इस बार ज्यादा माने जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी कांवड़ के समय में एक विशेष समुदाय के द्वारा हंगामा देखने को मिला था कप्तानगंज में, तो उसको लेकर भी पुलिस काफी तरह से चकाचौंध है कि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो सके। राहुल, बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए, और हमारे संवाददाताओं को एक बार स्क्रीन पे लाइए, चूंकि समय का अभाव है इसलिए आपसे बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए टाइम से जुड़िए। एसपी सिंह सुल्तानपुर, बहुत धन्यवाद आपका। अमृत राजपाल हमारे साथ जुड़े, आपका भी धन्यवाद। अब्दुल्ला खां, आपका भी धन्यवाद। टाइम नोट कीजिए, 12 बजे 12 खबर। ठीक है, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। नमस्कार।